हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर। पॉलिटिकल पाठशाला की एक और वीडियो लेकर मैं कौशिक आप सभी के सामने आ गया हूं। आज हम लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में जानेंगे। जी हाँ, इससे पहले वीडियोस में हमने जो है बिहार और तेलंगाना के बारे में जाना था। आज हम लोग जो है पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे। पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। पश्चिम बंगाल का एक भस्मासुर है जो कि पार्टी पॉलिटिक्स और राजनीति के अंदर जितनी भी चीजें हैं पूरे के पूरे बंगाल को लेकर भस्म होने वाला है। अगर आप बंगाल के भस्मासुर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक एक करके मैं आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे बताता चलूंगा। वैसे तो हमारा शो बहुत ही हाई लेवल का तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो आपको पॉलिटिकल जानकारी एकदम एक्यूरेट देगी। देखिए, हम आधा अधूरा ज्ञान यहाँ पे देने के लिए नहीं आए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हो जाए परवाह नहीं, लेकिन आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन डॉट टू डॉट मिलनी चाहिए। ये हमारी जो है हमेशा कोशिश रहती है। तो इसलिए आधा ज्ञान जो है वो अधूरा होता है और आधी खबर जो है वो अफवाह होती है। और लोकल टीवी पे हम ये दोनों नहीं परोसेंगे। आपके लिए लॉयल्टी से काम करेंगे, स्लोली ग्रो करेंगे, लेकिन आपके लिए एक अच्छा कंटेंट जरूर बनाएंगे। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखकर हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके प्यार की हमें जरूरत है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि हम लोगों का जो ग्राफ है यूट्यूब चैनल के अंदर वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं वेस्ट बंगाल असेंबली के तरफ। आपको जैसे कि मैं हर स्टेट के बारे में बताता हूं, पहले उसकी असेंबली सेगमेंट के बारे में बिल्कुल बताता हूं। टोटल 294 असेंबली की सीटें हैं वेस्ट बंगाल में। काफी बड़ा स्टेट है और जो है इसमें 219 एमएलए तृणमूल कांग्रेस के हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 219 एमएलए हैं। 12 एमएलए हुआ करते थे, लेकिन 7 एमएलए जो है दल बदल कानून के तहत बीजेपी से टूटकर तृणमूल कांग्रेस में मिल गए, जिसकी वजह से आज उनकी संख्या 219 हो गई है। यहाँ पे उनके साथ में सरकार में बैठे हैं भारतीय गोरखा परिषद मोर्चा। भारतीय गोरखा परिषद मोर्चा के पास एक सीट है। यह है दार्जिलिंग के अंदर, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कालिम्पोंग नाम की एक विधानसभा है, वहां का ये सीट है। वहां पे तृणमूल कांग्रेस नहीं जीत पाई, लेकिन जो है बीजेपीएम के जरिए जो है वहां पे जीतने की कोशिश की। वैसे ये जो एमएलए हैं ये बीजेपीएम की जो अपोजिट पार्टी है, गोरखा परिषद अलग एक पार्टी है, उसमें से जीते थे, लेकिन जंप होके उन्होंने जो है बीजेपीएम ज्वाइन करके उस पार्टी पे कब्जा कर लिया। एआईटीसी में जाके नहीं मिले, तृणमूल कांग्रेस में नहीं मिले। भाई साहब वोट चालू है, बीजेपीएम में मिल गए। खाली पार्टी थी, उसमें कब्जा कर लिया और साथ दे दिया एआईटीसी का। जो भी हो, ये पक्ष है। विपक्ष की बात करें तो इंडियन सेकुलर फ्रंट नाम की एक पार्टी है, उसके पास एक सीट है। ये जो है अभी अभी बनी हुई पार्टी है और ये जो है एक बताया जाता है कि थोड़ा सा मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी है, क्योंकि इसके जो है अध्यक्ष वो एक पीरजादा है। वो जो है अपनी एक अच्छी खासी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और उनके द्वारा ये पार्टी बनाई हुई है। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है। 2 सीटें खाली है क्योंकि इन पे जो एमएलए रहा करते थे वो गुजर गए, लेकिन बीजेपी के पास 70 सीटें हैं। आपको एक बात बता दूं, बड़ी चौंकाने वाली फैक्ट ये है कि जब देश आजाद हुआ था, भारत देश के अंदर में जब वेस्ट बंगाल को जोड़ा गया और ईस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन गया, बाद में पहले उसको पाकिस्तान में ऐड किया गया था, पूर्वी बंगाल को। तो वेस्ट बंगाल जब देश में हमारे मर्ज हुआ तब वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। करीब 15-20 साल तक कांग्रेस ने एक छत्र राज किया वेस्ट बंगाल में, और आज इस पूरे टैली लिस्ट में से कांग्रेस गायब है। कांग्रेस के जाने के बाद करीब 34 साल तक जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया बंगाल पे, और आज कम्युनिस्ट पार्टी भी इस लिस्ट से गायब है। जबकि कांग्रेस, सीपीआई और आईएसएफ तीनों ने मिलकर गठबंधन बना के चुनाव लड़ा था। आईएसएफ का कैंडिडेट जीत गया, लेकिन सीपीआई और कांग्रेस को जो है फायदा नहीं हुआ इस गठबंधन से। तो ये था यहाँ का पूरा टैली। अब आपको बात करता हूं द कट मनी गैंग यानी रेंट सीकर्स थ्योरी की। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस में, वैसे तो मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूं। अगर आप लोग वो सीरीज देखना चाहते हैं तो वो अलग से अवेलेबल है। चाणक्य नीति नाम से एक सीरीज है जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को बहुत काम आएगी। आप उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर में एक रेंट सीकर्स थ्योरी आती है। ये रेंट सीकर्स थ्योरी किन्हें कहा जाता है, किसके ऊपर बेस्ड है? ये है गुंडाइज्म के ऊपर। जी हाँ, अभी देखिए पश्चिम बंगाल में पहले बहुत सारे इंडस्ट्रीज हुआ करते थे अंग्रेजों के द्वारा लगाए हुए।
लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में जो है ट्रेड यूनियन का कल्चर था। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो है ट्रेड यूनियन बनाया करते थे और उन ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं को कहते थे कि आप टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल जो भी लोग हैं अपने इंडस्ट्री के मालिकों से जो है उनके साथ कुछ कलेक्शन वलेक्शन कीजिए, उन लोगों के पास से पैसे कलेक्शन करके पार्टी फंड में जमा कीजिए। अगर इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको अच्छे से फायदा उठाइए, उसका पैसे वैसे लीजिए, लोगों में बांटिए। एकदम रॉबिन हुड टाइप की राजनीति करते थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। तो ऐसे में जो है क्या हो गया, एक ग्रुप बन के तैयार हो गया जो हमेशा पैसे 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 मांगते रहता था। अब ये जो सीकर्स गैंग है, ये जो रेंट सीकर्स लोग है, ये जो कट मनी गैंग है, ये काम करना तब से शुरू हुई बंगाल में। धीरे धीरे लोग, तो कुछ लोग ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के जमाने से ही जो है ये रेंट सीकर्स लोग यानी कट मनी गैंग शुरू हो गई थी। मतलब दिल्ली में कोई फाइल पास कराना है, हमको पैसे दे दो, हम करवा देंगे वहां से। तो ये जो एक कट मनी प्रोसेस जो है ना, ये भ्रष्टाचार को बढ़ाता चला गया बंगाल के अंदर। और आज इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि हर काम के लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो पैसे, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए तो पैसे, अगर आपको टॉयलेट बनवाना है तो भी पैसे, आपको अपना आधार कार्ड चेंज कराना है तो भी पैसे, हर जगह पैसे 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 खर्च कर करके बंगाल की पब्लिक परेशान हो गई है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। हमारे एक मित्र हुआ करते हैं, उन्होंने बंगाल में कोलकाता 4 महानगरों में से एक बहुत बड़ा महानगर है, सबसे पुरानी म्यूनिसिपैलिटी है वो हमारे देश की। वहां पे बिजनेस शुरू करने के लिए गए थे, लेकिन बिजनेस अच्छा चलता देख के वहां के लोकल टीएमसी पार्टी के लोगों ने जो है और सीपीआई के लोगों ने जो है वहां पे चंदा कलेक्शन के नाम पे उनसे 10 लाख रुपए मांग लिए। किस बात का चंदा? दुर्गा पूजा के नाम पे। अगर आप सोचिए खुद, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आपने 10 लाख जमा किए हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने फैमिली के लिए, और अचानक से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स आके आप लोगों से 10 लाख रुपए का डिमांड कर लेते हैं, क्यों? दुर्गा पूजा के नाम पे, तो फिर आप उनको देंगे या नहीं? लेकिन यहाँ पे देना एकमात्र ऑप्शन था, क्योंकि वो लोग जो है ऐसे ही कार्यकर्ता नहीं थे। उन लोगों ने जो है कहा हम लोग तोड़फोड़ मचा देंगे, पुलिस आपकी बात नहीं सुनेगी, आपकी इमेज जो है मार्केट में डाउन कर देंगे, आपको तो 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये सच बात है। बंगाल में बिजनेस डेवलप करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब चूंकि बिजनेस वहां है नहीं, तो वहां पे क्या होता है, लोग जो है बाहर स्टेट में नौकरी करने चले आते हैं या फिर इस कट मनी गैंग के मतलब शामिल हो जाता है इस गैंग में और कट मनी से जो है काम चलाते रहते हैं। तो ये रेंट सीकर्स थ्योरी के कारण जो है ये जो कट मनी गैंग है, इसके वजह से जो है काफी दिक्कत फेस हो रही है बंगाल में सभी लोगों को। और कांग्रेस की सरकार डूब गई, कम्युनिस्ट सरकार डूब गई, और टीएमसी तक अभी तक ये लोग जुड़े हुए हैं। इनको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, इनको बस ये चाहिए कि गवर्नमेंट में जो बैठा है हम उसके साथ रहेंगे, वो हमारा जेब भरता चला जाए। कल के दिन बीजेपी के साथ भी ये लोग आ सकते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे चाहिए, हमको दे दो पैसे, 20% हमारा, बाकी तुम रख लेना। हाँ, मनरेगा और आवास योजना में गड़बड़ी अभी हुई है, जिस वजह से जो है ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार हमको पैसे नहीं दे रहा। केंद्र सरकार का कहना है कि आपका ये कट मनी गैंग जो है बार बार प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा जो 100 दिन जॉब की गारंटी वाली स्कीम है उसमें बार बार पैसे खा रहा है, जिस वजह से हमारे प्रोजेक्ट तो पैसे हम भेज रहे हैं लेकिन प्रोजेक्ट ठीक से बन नहीं रहा है। इसीलिए जो है आप लोगों के फंड हम रोक रहे हैं। न सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि जितने भी स्टेट्स है देश में, सभी जगह पे ये रूल जो है लागू किया गया है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, हमारे पैसे कहां कहां खर्च हो रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं। अगर थोड़ा भी घोटाला नजर आया तो हम जो है फंड रुका देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो बंगाल में ये कट मनी गैंग जो है पहले कांग्रेस को खा गया, उसके बाद में आज कम्युनिस्ट पार्टी को खा गया, और दोनों को ही आप यहाँ टैली में नहीं देख पा रहे हो। और आज ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है इसी कट मनी गैंग के कारण परेशान है। ये लोगों को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये लोग जो है दबदबा बना के रखते हैं, ढेर सारे वोट्स इकट्ठा करवा लेते हैं, और अगर इन लोगों को रखेंगे तो ये कटमनी खाते खाते आपका इमेज डाउन करा देंगे। इनको मतलब ही नहीं है कि सीएम कौन है, सीएम कोई भी हो, हमको कोई मतलब नहीं, हमको हमारा कटमनी मिलते रहना चाहिए। तो यही लोग जो है बंगाल के भस्मासुर हैं। और आगे क्या होगा इसके बारे में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। 2018 में वेस्ट बंगाल के पंचायत इलेक्शन हुए थे पिछले बार, और इस इलेक्शन में टीएमसी
तृणमूल कांग्रेस के ही कई टुकड़े हो गए थे। यही कटमनी गैंग्स के बीच में जो है लड़ाइयां शुरू हो गई थी। कई सारे जो लोग हैं वो मतलब टूटते टूटते चले गए टीएमसी के साथ, और आगे चल करके एंटी टीएमसी मूवमेंट बना। जिनको तृणमूल कांग्रेस के हाई कमांड ने सपोर्ट किया वो कार्यकर्ता टीएमसी में रह गए, और जिनको सपोर्ट नहीं किया वो कार्यकर्ता एंटी टीएमसी मूवमेंट में चले गए। इसमें कोई भी पार्टी इनके साथ नहीं थी, ना बीजेपी थी, ना कम्युनिस्ट थी, ना कोई थे, मगर ये लोग जो है अंदर ही अंदर टीएमसी को खोखला करते चले जा रहे थे। और इनके अंदर था कि हमको जो है हाई कमांड ने सपोर्ट नहीं किया, हम इसका बदला जरूर लेंगे। आगे चल करके टीएमसी के कई टुकड़े हो गए और आ गया 2021 में असेंबली का इलेक्शन। जी हाँ, जैसे ही विधानसभा का इलेक्शन आया, ये जो ब्रेकडाउन हुआ टीएमसी का, कई लोग जो है यहाँ पे बीजेपी में शामिल होते दिखाई दिए, क्योंकि बीजेपी वहां पे कुछ करना चाहती थी। बीजेपी का टारगेट था कि बांग्ला बोलने वाले जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे अपनी पहुंच बनानी है। ये त्रिपुरा में कामयाब हो गई बीजेपी, वहां पे 60 में से जो है मैसिवली 50 से ज्यादा सीटें जीत करके बीजेपी आई और कम्युनिस्ट शासन को वहां पे खत्म कर दिया। असम में भी, असम में असमी बोलने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है तो बंगाली है, तो वो भी एक बंगाल बेल्ट का ही हिस्सा है। और बंगाल बेल्ट के अंदर में असम को भी बीजेपी ने क्रैक किया है। आज हेमंत बिश्व शर्मा वहां पे जो है सीएम है। दूसरी चीज ये है कि अब बंगाल पे फोकस करेंगे। तीसरा राज्य हमारा वेस्ट बंगाल है, वहां फोकस करेंगे। तो हाथ के हाथ जो टीएमसी के टूटे नेता थे उनको जो है 2021 इलेक्शन में बीजेपी ने अपने साइड कर लिया। इसी में ही टीएमसी के एक बड़े कद्दावर नेता माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी, वो भी बीजेपी के अंदर शामिल हो गए और काफी कुछ कांड हुआ। आप लोगों को इसके बारे में पता ही है। शुभेंदु अधिकारी पर फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और बीजेपी हार गई, वहां पे 77 सीटों पे सीमित रह गए, जिसमें से 7 एमएलए छोड़ के तृणमूल कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिए। वहां पे जो है जैसे ही तृणमूल कांग्रेस जीती, तृणमूल कांग्रेस का कटमनी गैंग और उनका जो गुर्गा है, जो गैंग है, जो ग्रुप है, जो उनके गुंडे हैं, वो अपोजिशन के कार्यकर्ताओं पर बहुत बरस गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार डाला, सीपीआई सीपीएम के लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए, पत्थर मार दिए उनके घरों पर। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार डाला, उनके घर जला दिए। घर जलाने के बाद ऐसा हो गया कि कई सारी फैमिलीज, हजारों लोग अपना घर छोड़ के असम शिफ्ट हो गए, डर के मारे कि हम अगर बंगाल में रहेंगे तो टीएमसी के लोग हमको मार ही डालेंगे। यहाँ पे टीएमसी के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उन लोग कुछ नहीं कर रहे थे, जो कर रहा था ये कटमनी गैंग किए जा रहा था, जिसके वजह से जो है लोग परेशान हो गए और लोग जो है वहां से भाग भाग कर चले गए असम रिहैबिलिटेशन के लिए। बाद में उनको फिर घर बुलाया गया। लेकिन यहाँ पे इतने सारे कार्यकर्ता जल रहे, मर रहे, कट रहे, उनके घर उजड़ रहे और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, मोदी, राजनाथ सिंह, सारे के सारे चुप। उनकी ये चुप्पी जो है कई कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तोड़फोड़ चालू हो गया, न सिर्फ बंगाल में बल्कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी होने के नाते देश के काफी ऐसे हिंदूज थे, गुजरात के थे, उत्तर प्रदेश के थे, तेलंगाना के थे, महाराष्ट्र के थे, जिनको यह आपत्ति थी कि शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दिया, पलटवार नहीं किया, सीआरपीएफ के फोर्स नहीं भेजे और जो भी है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया। इसके लिए बीजेपी के ऊपर कई लोग गुस्सा भी हुए और बीजेपी ने जो है लास्ट में अपनी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उससे जो है अपनी डिस्कशन शुरू की। यहाँ पे जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये बात बताया गया कि सर हम लोगों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम क्या करें, वहाँ के हमारे कार्यकर्ता इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि जो है इस कटमनी गैंग के साथ लड़ पाए, क्या किया जा सकता है। तो संघ ने एक ही जवाब दिया, शाखा लगाइए। जब जब आपको एंटी पार्टी के लोग आप पे हमला करने आएंगे तब आपको दिखाना है कि हमारी भी शाखा लगती है, 40 लड़के उसमें आते हैं, सभी के हाथों में डंडा है, आप कभी हमसे उलझोगे तो आप तोड़ दिए जाओगे। हमको जो है पुलिस जैसे तैसे जो भी होगा हम देख लेंगे, लेकिन 40 लड़के युवा तरुण लोग जब एक शाखा में जमा होते हैं तो गांव में, शहर में, कॉलोनी में चर्चा तो होता ही है। तो बीजेपी ने अपने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को कह के ये प्रबंध कराया कि आरएसएस की शाखाएं लगनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को कहना है कि गांव-गांव में हर पंचायत के अंदर आरएसएस की शाखा लगे। और कम्युनिस्ट पार्टी का मैं आपको एक रूल बता दूं, जब कम्युनिस्ट यहाँ पे राज चल रहा था
कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती थी, दो चीजों पे ज्यादा फोकस रखती थी। पहला फोकस उनका ट्रेड यूनियन पे रहता था। ये ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन इन लोगों का लेबर यूनियन होता है, जो कि फैक्ट्रीज में काम करता है मजदूर, उनका एक संगठन। ये लोग क्या करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ एग्रीमेंट करते थे, पैसे लेते थे, और वो पैसे जो है मतलब पार्टी फंड में लगा के पार्टी को चलाने का काम करते थे। दूसरी तरफ इनका फोकस था स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट्स यूनियन इन लोग चलाते थे, और स्टूडेंट्स यूनियन में जो है इनको यूथ मिल जाता था, यंग फेस मिल जाता था, यंग माइंड मिल जाता था। यही लोग जो है जो मतलब पार्टी के पोस्टर लगाना, मतलब सारी चीजों में जो है इंथुजियाज्म भरने के काम में स्टूडेंट्स लोग आते थे। स्टूडेंट्स लोगों के कारण ही जो है कम्युनिस्ट पार्टी काफी फेमस होती चले गई थी। यहाँ पे अब तो इंडस्ट्रीज हो गई हैं बंद, इसीलिए ट्रेड यूनियन का कोई सीन नहीं बनता। सेम चीज बीजेपी ने भी आजमाई और अपने स्टूडेंट्स यूनियन को, आरएसएस का ही एक स्टूडेंट यूनियन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उस पर ज्यादा फोकस किया। यूनिवर्सिटी के अंदर में एबीवीपी के जो संगठन मंत्री है, उन्होंने धीरे धीरे जो है वहां पे लड़कों को, विद्यार्थियों को, लड़कियों को जमा करना शुरू किया, एबीवीपी ज्वाइन कराने लग गए, और एबीवीपी जो है वहां पे धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो आरएसएस और एबीवीपी जैसे जैसे रेडी हो रही है, वैसे वैसे बंगाल के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इस बार 2023 में जब वेस्ट बंगाल के पंचायत इलेक्शन होंगे तो कोई हिंसा नहीं होगी, नहीं होगी। और त्रिपुरा के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। त्रिपुरा एक एसेंशियल इलेक्शन है। ये त्रिपुरा के ऊपर जो है एक तरफ बीजेपी की नजर है कि हमने त्रिपुरा को कम्युनिस्ट पार्टी से जीत लिया और अब हम बंगाल को भी जीत जाएंगे। वहीं पे टीएमसी का ये है कि हमने बंगाल को जीत लिया, आगे चल के त्रिपुरा को भी जीत जाएंगे एज ए बंगाली स्टेट। इन दोनों पार्टी के अलावा यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा रोल था। कम्युनिस्ट पार्टीज ने जो है करीब 32 साल 34 साल ऐसे दोनों स्टेट्स पे राज किया, जिसके वजह से जो है त्रिपुरा और बंगाल मतलब ऑलमोस्ट ऑल एक जैसे लगने लगे सभी को। और यहाँ पे जो है जिस स्ट्रेटेजी से बीजेपी ने कम्युनिस्ट पार्टी को हरा के त्रिपुरा पे कब्जा किया है, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस ने भी कम्युनिस्ट पार्टी को हटा के वेस्ट बंगाल पे जो है कब्जा किया है। अब टीएमसी चाहती है त्रिपुरा में सरकार बने। अभी 17 फरवरी को त्रिपुरा में इलेक्शन होने वाले हैं। वहीं बीजेपी चाहती है कि त्रिपुरा में जैसे हम लोग जीते, वैसे ही वेस्ट बंगाल के पंचायत में भी हम लोग जो है अच्छी खासी बढ़त हासिल करें, ताकि असेंबली में जो है हमारे कार्यकर्ताओं को एक अच्छा वहां पे ग्रिप मिल जाए। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी भी स्ट्रगल कर रही है कि वापस से त्रिपुरा कैसे जीतना है और बंगाल में थोड़ा सा एडवांटेज कैसे बढ़ाना है। कम्युनिस्ट पार्टी अभी अपने यंग माइंड्स को तैयार कर रही है। जैसे कन्हैया कुमार को जो है स्टूडेंट्स यूनियन से उठा के सीधा पॉलिटिक्स में डाल दिया गया, वैसे ही काफी सारे यंग लोगों को जो है कम्युनिस्ट पार्टी तैयार कर रही है। उनके बीच के मतभेद खत्म करना चाहती है। और कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर मैं फिर कभी आपको वीडियो बनाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग और आइडियोलॉजिकल पार्टी है, जिसका एक बहुत बड़ा विचारधारा है। भले वो विचारधारा जो है भारत का नहीं, यूरोप का है, लेकिन एक बहुत बड़ी विचारधारा है। और इस विचारधारा के कारण, कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण ही कटमनी गैंग जो है वो जल्दी से जल्दी कम्युनिस्ट पार्टी को बदनाम नहीं कर पाई। कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटी, उसको टूटने में करीब 34 साल लग गए, लेकिन तोड़ा कम्युनिस्ट पार्टी को इसी कट मनी गैंग ने, रेंट सीकर्स थ्योरी के कारण ही वो लोग टूटे। तो यहाँ पे त्रिपुरा का एक कनेक्शन बहुत देखने लायक रहेगा। क्या त्रिपुरा में बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी? क्या बीजेपी वापस से त्रिपुरा जीतने के जैसे ही वेस्ट बंगाल के पंचायत इलेक्शंस में भी कमाल करेगी, या फिर टीएमसी ने जैसे जो है बंगाल पे कब्जा बनाया रखा है, उसी का एडवांटेज लेकर, उसी के फंड लेकर, उसी कट मनी गैंग को क्या वो त्रिपुरा के तरफ जो है डाइवर्ट करेगी? क्योंकि बंगाल में जो है पैसे बहुत है टीएमसी के पास, इसी गैंग के आशीर्वाद से। और ये पैसे अगर टीएमसी प्रॉपर तरीके से यूज कर पाई तो त्रिपुरा में सरकार बना सकती है और आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसा दल है जो कि बोल रहा है हम ही एक है जिनकी सरकार दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है, हम क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। टीएमसी भी ऑल इंडिया बन चुकी है। इनके दिल में है कि हमको ऑल इंडिया का जो है नाम नहीं, काम भी चाहिए। हम गोवा में इससे पहले उन्होंने लड़ा, उन लोग गुजरात में लड़ने की कोशिश किए मगर नहीं जीत पाए, लेकिन उनके इच्छा है, बहुत तगड़ी इच्छा है कि त्रिपुरा में भी है जो टीएमसी काम कर मतलब जीते। तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, आप लोग त्रिपुरा पे फोकस रखिए, वहां के लोगों से मिलिए और वहां पे जो है आप मनी शिफ्ट कराइएगा तो आप लोगों को बहुत एडवांटेज मिलेगा।
और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि आप आरएसएस और एबीवीपी को स्ट्रांग बनाइए। डेफिनेटली आप लोग जो है पंचायत इलेक्शंस में अच्छा मूव करेंगे। यहाँ बीजेपी का एक ब्लैकमेल भी चल रहा है। बीजेपी का ब्लैकमेल क्या है वो मैं आपको बता दूं। बीजेपी टाइम टू टाइम जो है मतलब फंड रोक देती है जैसे ही ममता बनर्जी घबरा जाती है। बीजेपी के लोग जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई को भेज देते हैं। वैसे ही जो है ममता बनर्जी जिस तरह बहुत आक्रामक हुआ कर रही थी 2021 में, आज उसके मुकाबले देखा जाए तो बहुत शांत हो चुकी है, ज्यादा कुछ नहीं बोलती। उनके एक मंत्री थे पार्थ चटर्जी, पार्थ चटर्जी मतलब एक केस में फंस गए, जेल चले गए, तो भी जो है उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, जाने दिया जेल में। तो बीजेपी का भी कहीं ना कहीं एक ब्लैकमेल फैक्टर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के अभी मिथुन चक्रवर्ती हैं, बीजेपी के बड़े लीडर बन गए हैं, पहले बहुत बड़े अभिनेता हुआ करते थे, आज बीजेपी के स्टार प्रचारकों में एक है। और वो जो है टाइम टू टाइम डोज देते हैं। 30 एमएलए मेरे संपर्क में है, 32 एमएलए मेरे संपर्क में है। 3 दिन पहले की बात है, वो बोले 21 एमएलए तृणमूल कांग्रेस के मेरे साथ संपर्क में है। तो ऐसे करके ब्लैकमेल चलता है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, 30-40 एमएलए तोड़ भी लेंगे तो क्या ही जाएगा तृणमूल कांग्रेस का। बीजेपी मुश्किल से 100 पार करेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो बीजेपी का ब्लैकमेल भी चल रहा है। कटमनी गैंग का भी वहां पे जो है बहुत भयंकर प्रभाव है। और इससे जो है इस गैंग से ना सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बल्कि आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी परेशान है। बीजेपी चाहती है कि ये कटमनी गैंग उनसे दूर रहे। संघ ने कहा दिया है सीधी बात कि कटमनी गैंग के लोगों को तो हम खत्म कर देंगे, इन लोगों को हम कुछ देंगे ही नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों गैंग्स, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पक्का दिखाई दे रहा है कि बीजेपी तो हमको लेगी नहीं और हमारे बगैर आप रह नहीं पाओगे। तो कुछ ना कुछ हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, ये सबसे अच्छा रहेगा। और आरएसएस एबीवीपी को भी ध्यान में रखना है। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ हैं मोहन भागवत, जिन्हें कि सरसंघ चालक कहा जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाषा में, उनके पोस्ट को सरसंघ चालक कहते हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत बहुत मुश्किल से किसी एक शहर में 1 या 2 दिन रुक जाते हैं। आपको बता दें कि वो पिछले 3 दिन से बंगाल में हैं और 23 तारीख तक पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मतिथि के अवसर पर जो कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत बात करेंगे। और 5 दिनों तक लगातार वो कोलकाता में डेरा जमाए बैठे हैं। क्यों जमाए बैठे हैं, आरएसएस वहां क्या प्लानिंग कर रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। जहां बंदा 1 दिन नहीं टिकता, वहां 5-5 दिन रुक गया है। दैट इज अ वेरी क्रूशल फैक्टर फॉर बीजेपी एंड आरएसएस फॉर द बंगाल। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है कि बंगाल में कट मनी जो है बहुत परेशान करती है। आपको हमेशा राजनीति में ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कि कट मनी करते हैं। आज तो आपको फटाक से पैसे लाके दे देंगे किसी का पॉकेट काट के, लेकिन आपको ही पीठ पीछे बदनाम कर देंगे। आपके नाम पे जो है पोस्टर्स छाप लेंगे, खुद का फोटो भी डालेंगे, लेकिन पब्लिक तो है वो देखती है कि आप एक कट मनी वाले के साथ पोस्टर में हो, आप भी बदनाम हो जाओगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लास्ट तक देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगला वीडियो आप कौन से स्टेट पर देखना चाहते हैं वो कमेंट में मुझे बताइए। और जो भी राजनीति के बारे में आपसे चर्चा करते हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि भारत की राजनीति में क्या चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।